तो आप क्या करेंगे? फिर यहां से उठते वक्त किसी के हाथ में डंडा होगा, किसी के हाथ में पत्थर होगा, जो जिसकी क्षमता है वही लेके निकलेगा ना। उसको यह तो पता चल गया कि पागल कुत्ता है। अगर मैं यहां 3 घंटे तक प्रवचन करूं और देश भर में प्रवचन करने के लिए सुबह से शाम तक लोग घूम रहे हैं और वो ये नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारे घर का सौदा जब हो रहा था, तो हम वैसे तो बहुत हिंदुत्व की बात करते हैं, जब वो सौदा हो रहा था तब हम मौन थे और हमने कोशिश की कि ये पता ना चले किसी को, और होने दिया। एक डिस्कोर्स मुझे बता दीजिए, 1995 और 2013 से लेके आज 23 हो गई, इस विषय को किसी ने कहीं चलते फिरते बंद कमरे में भी बोला हो। इसका मतलब है कि हम उन विषय को कन्फ्रंट ही न करें। राष्ट्रवाद के नाम पे पेड़ कैसे बचाए जाएं, नदियां कैसे स्वच्छ रखी जाएं, हम नदियों से हैं, नदियां हमसे हैं। हम ही नहीं रहेंगे तो नदी का स्वच्छ पानी तो असलम भाई पिएंगे। हम अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई बता ही नहीं रहा आपको। इसलिए पूरा हिंदू सनातनी समाज यह समझता है, आज वो उठे आदि आस्तीन वाला और आज ये कानून बना दे, फिर उससे कि तुमने ये कानून नहीं बनाया। हम चद्दर ओढ़ के सोएंगे, हम दूध में यूरिया मिलाएंगे, अपने ही लोगों से झूठ बोलेंगे, जहेज न मिलने पर बेटियों को जला देंगे, अपने ही लोगों को कास्ट के नाम पे जलील करेंगे, लेकिन सब काम वो कर दे क्योंकि उसे हमने बेच दिया, वोट दे दिया, हमने एहसान कर दिया उसके ऊपर, उसी का काम है, वो ये करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। इस मनोवृत्ति से चलने से आपको, मैं राजनीतिक लोगों को इसलिए छोड़ देता हूं, इसलिए कि राजनीति का अपना एक चरित्र होता है, उसमें वही आदमी फिट बैठता है जो उस चरित्र के सारे गुणों को पूरा करता हो। वो अच्छे लगे बुरे लगे ये एक अलग विषय है, लेकिन सच्चाई यही है। और ये पूरी दुनिया में और खासतौर से लोकतंत्र में तो है। जहां लोकतंत्र नहीं है उसमें, और हमारे दुनिया के बड़े, क्योंकि हम बहुत फक्र कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें बहुत खुशी होती है कहते में। अगर हमें यह लगता है कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं तो यह हमारी गलतफहमी है। इसलिए हम आज लोकतंत्र के कारण, क्योंकि वोट सबका लेना है और उनका ज्यादा लेना है जो पैदाइशी रूठे हुए हैं, इसलिए आप उन समस्याओं को हल इसलिए नहीं कर रहे कि उनको पता है कि इस 95 करोड़ समाज को 2 महीने की बिजली फ्री दे दो, 2 रुपए किलो चावल जरा 3 महीने तक दे दो, ये तो सत्ता में बैठा देते हैं इतने में, और किसी को नहीं है। न बौद्ध को है, न जैन को है, न ईसाई को है, न पारसी को है, न मुसलमान को है। आप संपन्न लोग हैं, शिक्षा से संपन्न हैं, आप वेदों को जानते हैं, लेकिन भाई दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के लोग 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने का बिजली का बिल माफ कर देने से आप सत्ता सौंप देते हैं किसी को भी। तो अंग्रेज क्या बुरे थे, फिर उन्होंने क्यों निकाला भाई? तो कभी अपने अंदर भी झांके कि हमने किया क्या है, हम बिकते कहां हैं। 2 ब्राह्मण मंत्री नहीं बने तो ब्राह्मण नाराज, 2 ठाकुर नहीं बने तो 2 ठाकुर नाराज, 2 दलित नहीं। हम किस तरीके के लोग हैं भाई? और बातें हमारी बहुत बड़ी बड़ी उदाहरण, कैसी बातें करते बाबा, डर लगता है। इतना ज्ञान, प्रवचन पे प्रवचन। हमारी दुर्गति 95 करोड़ होने के बाद, टैक्स भरने के बाद, लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के बाद, हम सड़कों पे किसी का सर तन से जुदा करने के लिए पिछले हजारों साल से कभी नहीं निकले। हमने किसी का हक नहीं मारा। और क्योंकि सावरकर जी के संस्थान में यह प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए सावरकर जी को चाटुकारों ने कभी अपना आइकॉन नहीं बनाया।
इधर उधर के चवन्नी छाप लोगों को उठाया और उन्हें रख दिया, क्योंकि सावरकर बनने के लिए सत्ता नहीं, सत्ता को लात मारनी पड़ती है। इसलिए तमाम वो लोग, ये देखिए हम सब भाग्यशाली लोग हैं, आप सब भाग्यशाली लोग हैं। और मैं इसलिए एक बात कहता हूं, न सावरकर को देखा, न सुभाष को देखा, न छत्रपति शिवाजी को देखा, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन जिन लोगों को उस समय के चाटुकार लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए दबा दिया, दफन कर दिया, गहरा मिट्टी में दबा दिया, लोग समझते थे कि शायद ये कभी कोई पूछेगा नहीं। राष्ट्रों के इतिहास में 50 साल, 100 साल एक सेकंड और एक लम्हे के बराबर होते हैं। इस लंबा कोई समय नहीं हुआ। जो जो जघन्य अपराध हुए, न कभी सावरकर और सुभाष पे चुनाव लड़ा गया इस देश में, और उनके विचारों को दीवार पर टांगने तक तो अच्छे थे, लेकिन उस पर अमल नहीं होगा। लेकिन मैं और आप इस दौर में एक बड़ी चीज ये देख रहे हैं, उस समय में जिन जिन लोगों को जमीन में दफन कर दिया था कि इनकी नस्लों को भी पता ना चले, हमारे दौर में हजारों गज जमीन के नीचे से वो फिर बाहर निकल आए हैं। और उसमें आप सबकी भूमिका है, आप सबका योगदान है। हम कुछ हैं ही नहीं, लेकिन हम ये जानते थे कि अगर हम अपनी बात रखेंगे तो लोगों को सच पता चल जाएगा, लोग उसे वेरीफाई करें। तो सोशल मीडिया के जितने भी आयाम हो सकते हैं, सबका इस्तेमाल करके यही कोशिश थी, 5 लोगों को पता चल जाए, सड़क पे चलने वाले को पता चल जाए, वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, यह महत्व नहीं था। सब लोग भाषण देंगे, सब लोग चुनाव में लड़ेंगे, नहीं हुआ। लेकिन हमने अपनी आंखों के सामने जिस आदमी की 1945 में एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु घोषित कर दी गई थी, आप कंट्राडिक्शन देखिए कि हमारी खामोशी के चलते उस समय के उन राजनीतिक पंडितों ने क्या क्या नहीं किया। 45 में उसके मौत की घोषणा कर रहे हैं और 1958 तक बंगाल में सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी करा रहे हैं। लेकिन कुछ नैरेटिव बंद थे, कुछ नैरेटिव चल रहे थे, बस फूल वाले चचा भारत माता की जय, कबूतर उड़ाओ भारत माता की जय, यही चल रहा था। हमने किसी से कोई मांग नहीं की, कोई धरना नहीं दिया, हमने साइन नहीं कराए, पार्टी और संगठनों की दुकानों पे नहीं गए, क्योंकि दुकानें उनकी अपने एजेंडे पे चल रही हैं, वो चलाएं, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जब अपनी बात को तथ्यों मजबूती पर रखते हैं, इसी सोशल मीडिया का प्रयोग किया और एक ही हमने मांग की, कभी पर्सनली नहीं गए, और जब तक जीवित हैं हम तो नहीं कम से कम जाने वाले हैं। कहा कि सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी के जो कागज हैं और जिन कागजों को क्लासिफाइड करके रखा हुआ है, आप उन कागजों को डी क्लासिफाई कर दें, देश को अपने आप पता चल जाएगा, बाकी काम हम कर देंगे। समझ में आ गया होगा। अनुज धर जो इस पूरे विषय का सबसे बड़ा जानकार है, युवा साथी है, हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करते थे, उन्होंने भी हमारी तरह एक दिन नौकरी छोड़ दी और अपनी जितनी उनके पास रिसोर्सेस थे सब दांव पे लगा दिया और सब जगह से वो कागज लाके इकट्ठे करके दे दिए कि ये है, अब आप तय कर लीजिए। और उसके बाद इस देश में जब डी क्लासिफाई किए कागज, तब बहुत लोगों की पोल खुली और हम ये जानते थे कि कागज डी क्लासिफाई भी होंगे, चर्चा होगी, कुछ दिन के बाद ये चर्चा समाप्त हो जाएगी, फिर दूसरे लोग आ जाएंगे, फिर उस पर एक चादर चढ़ जाएगी। तब उसी समय हमने ये निर्णय लिया
कि अगर आप अपनी बात को तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक के साथ रखते हैं तो सत्ता के कानों तक अगर इस बार नहीं पहुंची तो फिर कभी नहीं पहुंचेगी। तब यह मुहिम चलाई गई कि सुभाष चंद्र बोस का एक कंपैरिजन खड़ा किया ताकि आप तय करें कि आपको किसके साथ खड़ा होना है। गुलाम भारत की दो घटनाओं में आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप उस नतीजे पे पहुंच सकें। 1946 भारतीय राजनीति के इतिहास में 6 घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसका जिक्र हमारे यहां जनरल नॉलेज के लेवल पे भी नहीं है। उन 6 घटनाओं को आप सिलसिलेवार देखेंगे तो आप उस नतीजे पे पहुंच जाएंगे जहां मैं पहुंचा, और उसके बाद फिर पूरे देश में मैंने चिल्लाना शुरू किया। इतने डिजाइन के साथ ये काम हुए क्योंकि आपने कभी पूछा नहीं, क्योंकि हम अपने बहुत सारे कामों में बिजी थे। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इससे बड़ा फ्रॉड हो ही नहीं सकता। हमने पूछा, किसी ने पूछा, ये घर में कभी बातचीत हुई इस विषय के बारे में? कैसे क्योंकि हमारे अंदर एक हैबिट हो गई है कि यार ये तो कैसे हो सकता है यार, इतने प्रधानमंत्री आते हैं, 15 अगस्त पे झंडा फहराते हैं, भारत की आजादी की बात करते हैं, तो सब करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं साहब, आपने कुछ गलत पढ़ लिया है। हम कोई बात किसी के राइटर की लिखी हुई किताब नहीं पढ़ते। जैसे बहुत सारे लोग, जो मेरा उस्ताद है, जीवित है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में है, मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ हूं। अलीगढ़ में तो बहुत लोग पैदा हुए हैं, मैं अलीगढ़ में पैदा नहीं हुआ। मैं उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ हूं जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पहली बार पैदा हुआ था। इसलिए मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं किताबों का रेफरेंस कम लेता हूं। उस शख्स द्वारा जिसने यह काम किया है उसकी किताब, उसकी लिखी हुई हो, तब बात कहता हूं मैं। लिहाजा 1946 कोई चाहे तो नोट कर सकता है। जनवरी 1946 में एक घटना घटी भारत में कि भारत की जो 15 प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उन असेंबलीज ने के चुनाव होने थे और उनकी टोटल गिनती 1585 टोटल सीटें थी, और उसमें से 492 सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में चुनाव हुआ। कोई 1000 कुछ सीटें कांग्रेस को मिली और मुस्लिम लीग को 492 जो रिजर्व सीटें मुसलमानों की थी, उसमें से मुस्लिम लीग ने 429 सीटें जीती। बिहार की पूरी सीट जीती, मद्रास की पूरी सीट जीती, महाराष्ट्र की पूरी सीट जीती। इस तरीके से उन्होंने चुनाव जीता। और जब ये रिजल्ट आ गए, ये 1946 की घटना है, इसलिए 1 सेकंड के लिए आपको पीछे से ले जाऊं ताकि आप कनेक्ट कर सकें। 1940 में ये जो आज झारखंड है, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहां से कोई 100 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम है रामगढ़। यह 1940 की घटना है। रामगढ़ के कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर एक घटना जो लाहौर में घटी, उसका असर कैसे पड़ा? क्योंकि 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग ने अपनी पार्टी के रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन में पहली बार उन्होंने पाकिस्तान की मांग की ऑफिशियली। और जैसे ही यह किया तो अली मोहम्मद जिन्ना जो गुजरात का था, उसने एक बात ऐसी हवा में कॉइन की और कांग्रेस पार्टी पूरी डिफेंसिव हो गई। उसने कहा कि जो असली मुसलमान हैं वो तो मुस्लिम लीग में हैं, जो नकली मुसलमान हैं वो कांग्रेस के पास है। फौरन कांग्रेस पार्टी को यह बीमारी हुई कि हम क्या करें, कैसे साबित करें कि हम ज्यादा अच्छे मुसलमानों के साथ हैं। 1940 में रामगढ़ के अधिवेशन में 1888 में जो आदमी मक्का में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, उस कॉम्प्लेक्स के चलते मौलाना अबुल कलाम आजाद को रामगढ़ के सेशन में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। और
अध्यक्ष जनरली 2 साल के लिए बनते थे, लेकिन क्योंकि हमें यह बताना था, हमें हमारा मुकाबला जिसने एक जुमला फेंका हम उसके जुमले में फंस गए, और 6 साल तक उस परंपरा में 2 साल कांग्रेस का अध्यक्ष होता था, लेकिन वो 1946 तक अध्यक्ष थे। इसलिए वो घटना बताना जरूरी थी कि जब जनवरी में चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई, और जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, ये जनवरी की घटना है, मार्च में क्लेमेंट एटली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उन्होंने इमीडिएटली एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि हम भारत में जल्दी ही सत्ता का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर करने वाले हैं। यह मार्च की घटना है। और अप्रैल में क्या होता है? 20 अप्रैल, क्योंकि एक डिजाइन के तहत चीजें चल रही थी, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी को समझने से आपको आसान हो जाएगा समझना कि हम यहां क्यों खड़े हैं। मार्च में बयान दिया गया, फौरन 20 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। यह 20 अप्रैल को कहा जा रहा है, और 27 अप्रैल 1946 को प्रांतीय असेंबलियों ने, 15 प्रांतीय असेंबलियों ने कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष चुनने के लिए अपने मतदान का प्रयोग किया। ताज्जुब आपको लगेगा कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे, ऐसा चुनाव नहीं था कोई भी खड़ा हो जाए, पार्टी खड़ा करे, उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं था, सरदार पटेल का नाम था, पट्टाभी सीतारमन का नाम था, नेहरू का नाम ही नहीं था। तो नेहरू के जो पिताजी थे, ये वाले जो अब हमारे भी हैं, उन्होंने नाम डलवाया कि भाई नाम तो डाल लीजिए कम से कम, तब उनका नाम डाला। और 27 अप्रैल को जब मतपेटियां खुली, तो उन मतपेटियों के खुलने में आप तमाम सारे लोग खामखा परेशान हैं, हम भी परेशान थे जब तक यह तथ्य नहीं पता था कि हमें पता चला कि ईवीएम 2017 में हैक की जाती है। भाई साहब, ईवीएम तो 1946 में हैक हो गई थी। हमें तो बहुत देर में पता चला, क्योंकि हम तो सो रहे थे। 15 वोटों में से 1 वोट इनवैलिड हुआ, 2 वोट में से 1 पट्टाभी सीतारमन को मिला, और 1 वोट कोई और एक साहब थे। कुल मिलाकर के 15 वोटों में से 12 जो इफेक्टिव वोट थे वो सरदार पटेल को मिले। फूल वाले चचा को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए भी कांग्रेसियों ने वोट नहीं दिया। वो महान कांग्रेसी थे, मैं नाम नहीं जानता, उनको नमन करता हूं। और यह बात आप पूछ सकते हैं, मैंने पहले कहा कि पूना में कॉमा फुल स्टॉप की गलती भी अगर मैंने की तो लौटने वाले जो कल मेरी 3:30 बजे की फ्लाइट है, ये देंगे नहीं टिकट। इसलिए मैं ज्यादा कॉन्शियस हूं कि कहीं जबान ना फिसल जाए। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि मैं ये बात नहीं कह रहा। आप पूछ सकते हैं कि ये बात पुष्पेंद्र जी आप कह कहां से रहे हैं, किस हिस्टोरियन ने लिखी है? ये किसी माई के लाल हिस्टोरियन में लिखने की हिम्मत नहीं थी। मैं उनको सल्यूट करता हूं जिन्होंने किताब लिखी। और वो किसने लिखी है? जिसको महात्मा गांधी ने यह कहा कि इस पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया को, कितनी पेटियां खुलेंगी, उसमें कैसे काउंटिंग होगी, कौन क्या करेगा, इसकी देखरेख के लिए गांधी के सबसे क्लोजेस्ट आदमी, सबसे ज्यादा भक्त आदमी। जरा उस आदमी का चरित्र देखिए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ऐसे लोगों के बारे में हम चर्चा भी नहीं करते, तो उनके अगर वंशज भी होंगे तो लोग कहते होंगे हमारे पिता ने इतना बड़ा काम किया, तब भी कोई उसका नाम नहीं लेता। यहां तो चाटुकारों के नाम लेते रहते हैं सुबह से शाम तक। उनके सबसे खास और सबसे लंबे समय तक गांधी के साथ अफ्रीका भी गए, वो साथ ही साथ थे। उन्होंने जो उस पूरे प्रोसेस को देख रहे थे, जो कार्यकारी अध्यक्ष बना करके जिनकी देखरेख में ये चुनाव की पेटियों का खुलना, अनाउंस करना सब हो रहा था, उस शख्स ने कब समय मिला उसको? मैं कह रहा हूं इतना लंबा जीवन निकल गया। ये बात बहुत बार मैं राष्ट्रवादी लोगों से सुनता तो रहता था कि साहब 12 वोट मिले, 12 वोट मिले, बट मैं कहता था पता कैसे चलेगा, कहां है ये, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं कि किसी ने कह दिया है? क्योंकि